नमस्कार, टारगेट विद पीएस परिहार यूट्यूब चैनल में मैं रेनू आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज हम आप लोगों के लिए एसआई के जो पुराने प्रैक्टिस पेपर हैं उनको हम सॉल्व करने के लिए आए हैं। तो आप लोगों के सामने आप लोग देखिए कि आप लोग जितने लोग एसआई का पेपर दे रहे हैं वो सब जाने कि हम कितना प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं और आपके प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। सारे प्रश्न आपके रचना से या किस युग से, हिंदी में आजकल भक्तिकाल रीतिकाल से, कहाँ से आपके प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, आपको पढ़ना क्या अनिवार्य है, उन चीजों पर ध्यान रखते हुए आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपका जो सबसे पहला प्रश्न आया है वह आपका है रचना से संबंधित। आपसे पूछ लिया गया कि नाटक स्कंदगुप्त, ये नाटक जो है स्कंदगुप्त की रचना किसने की? तो जैनेन्द्र कुमार, मालती जोशी, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद। तो आपको यहाँ पे देखना है, तो आप लोग भी विचार मंथन करिए कि आपका किसका है। तो आपका जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, एक घूट, कामना, करुणालय, इनके जो नाटक हैं आपके प्रश्न यहाँ पे आते हैं। प्रेमचंद्र जी ने सबसे ज्यादा उपन्यास लिखे हैं, इनकी नाटकों की संख्या 3 है। करबला, इसी तरह से आपके प्रश्न संख्या था। तो आपने देखा कि आपके रचना से संबंधित कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न आपका है कि उच्च श्रृंखल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। किसका चयन करना आपको? जो समानार्थी नहीं है। तो आपको इसमें ढूंढना है, इसमें आपको समानार्थी कौन सा नहीं है। तो दिया गया उद्दंड, अक्खड़, निरंकुश या भुक्खड़। तो आप देख के ही लगा सकते हैं कि ये भुक्खड़ कोई ऐसा शब्द नहीं है जो आपके समानार्थी के योग्य है। निरंकुश, अक्कड़, उद्दंड, ये तीनों एक है। तो आपने एक देखा कि आपकी रचना से एक प्रश्न आया। दूसरा आपका कहाँ से प्रश्न आ रहा है? समानार्थी। आपको सबसे अधिक पढ़ना क्या क्या है, इस पे भी ध्यान देते हुए चलेंगे। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न आप देखते हैं, देखिए ये आपसे आ गया प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि सन 1974 से में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ किसको? शिव मंगल सिंह सुमन की रचना। कौन सी रचना थी? मिट्टी की बारात। यह किस विधा की है? यानी कि साहित्य अकादमी किस सन में मिला? आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है। किसकी है ये भी पूछा जा सकता है। रचना कौन सी है ये भी पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। यानी कि ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मिट्टी की बारात कौन सी विधा है? काव्य है, नाटक है, उपन्यास है, कथा है? तो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये काव्य संग्रह है। क्या है? काव्य मिट्टी की बारात, शिव मंगल सिंह सुमन को। यानी कि जब 1955 से साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाने लगा, सबसे पहले किसे दिया गया? माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगड़ी पर दिया गया। इस समय लेटेस्ट की न्यूज में आपको सबसे पहले आपका प्रश्न बनेगा 2020 में अभी आपको घोषणा हुई है, यानी देने के लिए किसे दिया जाएगा? तो ये आपकी हिंदी अंग्रेजी की प्रोफेसर है अनामिका। तो इनको दिया जाएगा। इनकी जो रचना है टोकरी में दिगंत 2014 की रचना है, उस पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपसे पूछ लिया जाएगा कि वर का स्त्रीलिंग। आपने एक चीज देखा, 3 नए चीज मिले। आपसे रचना से प्रश्न पूछा गया, दूसरा आपके समानार्थी से पूछा गया, तीसरा आपसे पूछा जा रहा है कि वर का स्त्रीलिंग, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से आपको पूछा जाएगा। आपको अगर पुल्लिंग स्त्रीलिंग के बारे में जानना होगा तो आप प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां पर वीडियो पड़ा होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है वर का स्त्रीलिंग क्या है? वारी, दुल्हन, वधू या बहू। सबसे बड़ी खासियत आपको यहाँ पे क्या ढूंढना है, बहू होगा कि वधू होगा कि ऐसे भी करके आ जाएगा ऑप्शन में, ज्यादा भ्रमित करने के लिए। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि वर का स्त्रीलिंग क्या है? तो यहाँ पे वर का स्त्रीलिंग क्या होगा? वधू होता है, ना कि बधू होता है, ना बहू होता है। क्या होगा? वधू। नेक्स्ट प्रश्न अगला देखते हैं। अगला भी प्रश्न आप देखते रहिए कि आपके कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। आप देखिए आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व जो रचना है ये किसकी रचना थी? एक बार तो रचना की विधा पूछा गया, अब की बार क्या पूछा जा रहा है कि किसकी रचना है? शिव मंगल सिंह सुमन, अभी आपने उनके बारे में पढ़ ही लिया। भीष्म साहनी, भवानी प्रसाद मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये आपका इनका हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, इस पर 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपसे देखिए अब व्याकरण से आपके प्रश्न आना शुरू हो गए। आपके व्याकरण से जो प्रश्न आ रहे हैं वो कैसे प्रश्न है? देखिए पूछा जा रहा है कि 25
रुपए दीजिए में विशेषण पहचानिए, यानी कि 25 रुपए में कौन सा विशेषण है। पहले आपको जानना है कि हिंदी में विशेषण की भेद कितने होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तब आपको यहाँ पे देखना है, जब किसी चीज की निश्चित संख्या का बोध हो, तो निश्चित संख्या का बोध हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, बता दिया गया ना कि 25 रुपए, कुछ रुपए होता तो अनिश्चित का बोध होता, तो यहाँ पे आपका क्या है, निश्चित संख्यावाचक हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है आपसे, ये पूछा जा रहा है कि काल पहचानिए। देखिए इसमें जो प्रश्न है कि बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। भविष्य काल, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल या सामान्य भूत। बच्चा गया भविष्य काल में आने वाले की बात होगी, सामान्य वर्तमान यानी कि इस समय जो हम कार्य कर रहे हैं, पूर्ण भूत का मतलब है तो जो बीत गए हैं, यानी कि जो अभी तत्काल प्रक्रिया, भूतकाल बीते ज्यादा समय ना हो, यानी कि सामान्य भूतकाल की बात होगी। तो बच्चा गया, तो इसका आंसर आपका क्या सही होगा, बच्चा गया, तो इसका आंसर आपका क्या है, डी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी, देखिए समानार्थी से आपका दूसरा प्रश्न आ रहा है, किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है, कोलाहल, समझदार, पारिवारिक, तरुण। तो इसमें से आपको देखना है, तो इसमें आपको सबसे सही, सबसे सटीक क्या है, तरुण, ये जो आपका क्या है, किशोर का आपका समानार्थी शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, यानी कि समानार्थी हो गए, लिंग निर्धारण हो गया। अब आपका जो प्रश्न आ रहा है वो बहुवचन से आएगा। अब दिया गया कि मेजे, मेजे का सामान्य बहुवचन दिया गया है, विकल्पों में से कौन सा होगा, मेजे, मेजी, मेजे, मिजे, मेजे। तो इसका जो बहुवचन होगा, तो पहली बात तो जब अनुस्वार लगा दिया जाता है तो ये आपको बहुवचन का ही बोध कराता है। तो यहाँ पर मेज में मेज सिर्फ अनुस्वार लगने की वजह से क्या हो गया, बहुवचन बन गया। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको पता भी होगा कि हिंदी में वचन कितने होते हैं, जानना भी जरूरी है। आपसे यहाँ से देखिए प्रश्न पूछे जा रहे हैं, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरे। तो यहाँ पे प्रश्न ही गलत टाइप हुआ है, इसमें दिया भी नहीं गया है। प्रश्न संख्या 10 का क्या था, जो प्रश्न था उसमें दिया है प्रश्न, माता पिता किशोरों को डैश 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 से सीखने में मदद करते हैं, सीखने में मदद करते हैं। अब आपको सही शब्द का इसमें से चयन करना है। तो इसमें आपका क्या होगा, माता पिता किशोरों को भागों में या मर्यादा में या अनुभव में या माध्यम में, इसमें क्या होगा आपका सी वाला सही होगा कि माता पिता किशोरों को अनुभवों से सीखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न भी ऑप्शनल भरना है, ये भी यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति आपको आवश्यक है। कैसे आपको भरना होगा, देखिए इसमें क्या दिया गया है कि जो मैं ऐसे जानती रे दस्तिया दुख होए, नागर पीटती रे प्रीत न करिहो कोय। गीत की इस पंक्ति में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यानी कि सही विकल्प चुनना है कि जो मैं ऐसे जानती प्रीत दस्तिया दुख होए, या ढिढोरा, प्रेम, तबला, पाशा, डबली, राग, ढोलक। तो इसमें जो आंसर सही होगा कि जो मैं ऐसा जानती रे क्या प्रीत या दुख होए, नागर ढिढोरो पीटती रे प्रीत न करिहो कोय। तो ये आपका इसमें आंसर सही हो जाएगा, कौन सा वाला, आपका ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है कि नदी शब्द का पर्यायवाची, आपको पर्यायवाची भी पढ़ना अनिवार्य है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो नदी शब्द का पर्यायवाची क्या है, नहीं है। यहाँ पे देखना सबसे आवश्यक होता है कि नहीं पूछा जा रहा है कि हाँ पूछा जा रहा है। नद्य, सरिता,
तटनी, ऊषा। ऊषा प्रातःकालीन सुबह का है, तो कुल मिलाकर के यही आपका क्या है, नहीं है। तटनी, शरद, सरिता, नद, ये सब क्या है, नदी के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है इसमें से कि निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग का निर्धारण करना है पेड़, लड़का, कुर्सी से। तो इसमें से आपका क्या है, कुर्सी क्या है, आपका स्त्रीलिंग है, बाकी से सबके क्या है, पुल्लिंग है। तो यानी कि पुल्लिंग का टॉपिक भी आपका इम्पोर्टेंट है, आप लोग उसको भी व्याकरण में अच्छे से तैयार करिए। नेक्स्ट है, दिया गया है कि पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताएं। यानी पाप की पराकाष्ठा का मतलब होता है चरम सीमा पर पहुंच जाए। तो पाप का उदय होना, पाप मोल लेना, पाप का घड़ा बनना या पाप का माना। इसमें आंसर क्या होगा, पाप का घड़ा भर चुका, यानी कि आपके पाप की पराकाष्ठा एकदम चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे पर्यायवाची। अब आपके अलंकार से प्रश्न आ गए, बहुत फेमस है और बार बार पूछा जाता है। आप लोग 9th 10th से ही, अब तो 6 7 8 में भी ये चीजें बताई जाने लगी। पूछा गया है कि कनक कनक पे 100 गुनी माँ दत्तक अधिकार किस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। तो पहली बात सामान्य तौर पर देखेंगे, अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और एक अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार वे अलंकार होते हैं जिसमें काव्य में शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। यहाँ पे शब्द अलंकार की बात हो रही है। अब आप देखेंगे शब्द अलंकार के द्वारा चमत्कार क्या किया जा रहा है कि जब एक ही काव्य पंक्ति में एक से अधिक शब्द आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो जाए। तो यहाँ पे एक कनक का अर्थ सोना है, दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है, तो उसमें क्या कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, यमक। और जब एक ही शब्द एक से अधिक अर्थ देने लगे तो क्या हो जाएंगे, सलेश। और जब किसी काव्य में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति आए या एक ही शब्द कई बार तुरंत रीझ रीझ रहास करके या वृत्तों की आवृत्ति हो तो अनुप्रास। और रूपक में क्या होता है कि जब उपमेय और उपमान में आरोप लगा दिया जाए तो वहाँ पे क्या हो जाता है, रूपक अलंकार हो जाता है। इसमें आपका जो ऑप्शन सही क्या है, यमक अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं। यानी अलंकार भी आप, इससे आपको एक तरीका मिलेगा कि आपको एसआई में पढ़ना कैसे है, आपके प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। अब देखिए 16वां प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है, गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। अब आपको ये देखना है कि क्या होगा, गाय होगा, गौ होगा कि गाय होगा। सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा, गौवे, गौ गौ, गाय या गाय। अब आपको इसमें से सही उत्तर का को छांटना है। तो गाय का जो बहुवचन होगा वो क्या होगा, गौवे। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं, 17 नंबर पे। इसमें आपसे पूछा गया कि रिक्त स्थान को भरो। रिक्त स्थान को चिन्हित करना है। चेहरा हमारा विचारों का डैश डैश है जो नहीं दिखाता है, जो डैश है क्या। चेहरा हमारा कैसा है, उल्लंघन, जागृत मन है, चित्र है, क्या है। चेहरा हमारा विचारों का क्या है, दर्पण है जो वही दिखाता है जो सच होता है। यानी कि चेहरा शीशे में आपको कैसे दिखाई देता है, दर्पण में जैसे आपका फेस होता है वैसे ही दिखाई देता है। इसमें आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या पूछ रहा है। दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में सही शब्द का चयन करना है। यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति से आपके चौथे पांचवें प्रश्न है। अब आपको चयन करना है। इसमें दिया गया कि चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव डैश डैश होते हैं। कैसे होते हैं, समझ, भाव समझ होते हैं, विस्मित होते हैं, प्रकट होते। चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दिया गया कि दिए गए विकल्पों में से गीत क्या है, दिए गए विकल्पों में से गीत का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा। प्रगति होगा, दुर्गति होगा, आयतन होगा। यहाँ पे गीत के बजाय जो प्रश्न होना चाहिए था ये आपका गति होगा, गलत है। इसमें क्या होगा आपका गति। दिए गए विकल्पों में गति का विरोधार्थी यानी कि विलोम पूछा जा रहा है, आपका विलोम या विलोमार्थी। इसमें गलत है, विपर्यार्थी होना चाहिए था। तो क्या होगा, तो विलोम, गीत का विलोम क्या होगा, गति का विलोम क्या होगा। गति का मतलब क्या है, प्रगति, दुर्गति, आयतन या मंद मंद। तो इसमें क्या आपका सही होगा आंसर, आपका मंद होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पे। आसमान का रंग नीला है
विशेष पहचानिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें आपको विशेष से ढूंढना है। विशेष कहाँ किसे जाता है अगर आपको पता होगा तो हमने जब विशेषण आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। विशेष कहते किसे हैं? संज्ञा सर्वनाम में जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है वही क्या होगा आपका विशेष। तो यहाँ पे आपने देखना है कि आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष कौन है? यानी कि किस शब्द की विशेषता बतलाई जा रही है? रंग की कि आसमान की? तो आपको यहाँ पे ढूंढना है कि इसमें विशेष क्या है। विशेषण क्या है? जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती हो। तो देखना क्या है कि यहाँ पर आसमान की विशेषता बतलाई जा रही है, तो आसमान क्या है आपका विशेष। यानी कि संज्ञा सर्वनाम में जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है तो क्या है? संज्ञा। इस शब्द की विशेषता बतलाई जा रही है कि आसमान का रंग कैसा है? नीला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आसमान सही हो जाएगा। और आपसे यही पूछ लिया जाता विशेषण कौन है तो आपका क्या हो जाता नीला। लेकिन ये भी पूछा जाता नीला कौन सा विशेषण है? तो नीला आपका रंगवाचक विशेषण है। तो पूछने का तरीका होगा कैसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर आसमान सही है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। विकल्प 21 दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर। सही शब्द का चयन करना है। आपको देखना है यहाँ पे स्थानों को भरना है। जब कोई मर्यादा को डैश 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 जाता है तो अपनी डैश डैश खो जाता है क्या? जब वो अपनी मर्यादा को लग जाता है और अपनी गरिमा को खो बैठता है। तो यहाँ पे सही शब्द क्या है? मर्यादा को कोई भूल जाता है और आप अपनी आप खो जा बैठता है। तो सही शब्द आपको यहाँ पे क्या होगा? जब कोई अपनी मर्यादा को लग जाता है तो अपनी गरिमा को क्या करता है? वो खो बैठता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। अब रिक्त स्थानों को सही करके चयन करके हमको भरना है। अगर विद्यार्थी डैश डैश होंगे तो देश का भविष्य डैश डैश होगा। क्या होंगे? अकलमंद होंगे तो एज होगा, लीडर होंगे तो उत्साही होगा, तो आदर्शवादी होंगे तो उज्जवल होगा, कि अचेत होंगे तो गरिमा जनक होगा। तो इसमें आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर अगर विद्यार्थी कैसे होंगे? आदर्शवादी होंगे। अगर विद्यार्थी कैसे होंगे? आदर्शवादी होंगे। यहाँ पे क्या होगा? आदर्शवादी और होंगे तो देश का भविष्य कैसा होगा? उज्जवल। देखिए उज्जवल इसमें गलत दिया गया है। आपको वर्तनी शुद्धि में पूछा जाता है कि सही उज्जवल क्या है, क्योंकि जब व्यंजन संधि जब आप इसका विच्छेद करते हैं तो उद्धन ज्वल, तो जिस वर्ग का होता है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो जा है तो जा का वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? तो तार्किक में परिवर्तित हो गया जा में। तो ये आपका हुआ उज्जवल वर्तनी शुद्धि। ध्यान में रखिएगा क्योंकि व्याकरण में हिंदी में शुद्धि से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया प्रश्न संख्या 23। निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? आधी रात से सोने की कीमत में भी भारी उछाल आया। सोने की कीमत में भी भारी, आधी रात से उछाल आया। आप लोग पढ़ के सही उत्तर दीजिए इसमें क्या है। तो इसमें जो सही होगा त्रुटि है सोने की कीमत में भी भरी आधी रात से उछाल आया। इसमें क्या आपका सही होगा? आप लोग भी बताइए। तो क्योंकि इनका शुद्ध जो होगा इसमें क्या है? अशुद्ध सोने के कीमत नहीं होना चाहिए था, सोने की कीमत होना चाहिए था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या गलत है? ए वाला गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अलंकार, यानी कि अलंकार से दूसरा प्रश्न। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष सुन। वर्णित लोकोक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचानना है। अब आपको देखना है कि क्या है? शब्द अलंकार है। तो शब्द अलंकार में कौन सा है? उत्प्रेक्षा। जन जानो मन मानो अगर हो तो ऐसा लगता है तो वहां पे उत्प्रेक्षा होता है। यमक में क्या होता है कि एक ही शब्द कई बार आए, प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग हो। रूपक का मतलब है आरोप लगा देना। कुल मिलाकर अगर ऑप्शन सही होगा तो क्या होगा? बी। श्लेष का मतलब होता है चिपकना। कई लोगों का डिस्कस इसमें चलता है कि पानी पानी तो कई बार आया, तो ऊपर की पंक्ति से नहीं लेना देना है। आपका जो अलंकार है वो नीचे वाली पंक्ति में दिया गया कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यानी कि इस नीचे वाली पंक्ति का जो पानी है इस शब्द में श्लिष्ट है, चिपका हुआ अर्थ है कि इसके चले जाने से मोती की चमक चली जाती है, मानुष में चली जाने पर इज्जत सम्मान की, और चूने का अर्थ में कि चूना नष्ट हो जाता है। इसके संबंधित होता है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, उससे नहीं मतलब है।
आपको नीचे वाली पंक्ति से ही मतलब है कि इसी पानी में श्लिष्टता है, चिपका हुआ अर्थ है पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यानी कि कुल मिलाकर इसमें कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। अगला देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। यानी कि लड़कों में लड़का जैसा व्यवहार, बूढ़ों में बूढ़ा जैसा, तो इस मुहावरे का अर्थ है सभी को साथ खेलना, बारूदिया होना, सर्वप्रिय होना, कुशल खिलाड़ी होना। इसमें सबसे सही सटीक क्या होगा, सर्वप्रिय होना। लड़कों को भी बूढ़ों को भी सर्वप्रिय के अर्थ में यह होता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है। जिधर दृष्टि डालो विज्ञान के चमत्कार दिखाई पड़ते हैं। पूछा क्या गया है कि गलत है। आप लोग भी पढ़ के बताइए। विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है। हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है। विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया गया है। तो इसमें आपको यही वर्तनी अशुद्धि छाटनी है। तो आपको बताना है इसमें कि विज्ञान से नहीं होना चाहिए था, विज्ञान यहाँ पे क्या होना चाहिए था, विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है। से का अर्थ होता है साधन, यानी कि या तो करण तत्पुरुष होता है या तो अपादान तत्पुरुष। तो यह वाक्य में सब गलत आपका कौन सा है, डी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि चंदन तो यहाँ पे जो प्रश्न बनाया गया है गलत है। यहाँ पे होगा क्या, चंगा, क्योंकि क्या होगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो यहाँ पे जो होगा वो चंगा होगा। तो मन कैसा हो, मन चंगा हो तो कठौती में गंगा। यहाँ पे क्या होगा, गंगा। तो इसका आंसर क्या सही होगा आपका, डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से चयन करिए। विकल्पों में वर्णित सही वाक्यों का चयन करना है। जैसे खेल कूद की शिक्षा के अनिवार्य अंग मान महत्व दिया जाता है। क्रिकेट, टेनिस या कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त और दुरुस्त बनता है। समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन भी है। इसमें आपको सही छाटना है। जिसमें से ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहा कि को चयन करना है। इसमें जो सही विकल्प है वो सी वाला सही है। इसमें दिया गया है कि समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। बाकी खेल कूद को शिक्षा के अनिवार्य अंग महत्व, मान महत्व गलत कर दिया गया है। क्रिकेट, टेनिस या कोई भी खेल, तो क्रिकेट टेनिस लगाने के बाद तो कोई भी खेल, यहाँ पे भी अशुद्धि दे दिया है। चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त, शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन क्या खेल है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे आपका आंसर आपका सी वाला सही है। अगला देखते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि विनय पत्रिका, देखिए रचना से कितने प्रश्न आपके आए हैं, चाहे साहित्य अकादमी हो चाहे आपके वैसे भी। तो 5-6 प्रश्न आपने देखा। विनय पत्रिका किस कवि की रचना है, तो विनय पत्रिका किसकी है, तुलसीदास की है। ये भी पूछा जाता है कि ये किस भाषा में है, तो ये किसमें है, ब्रज भाषा में है। प्रमाणिक पूछ लिया जाए तुलसीदास की कितनी रचनाएं हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी 12 रचनाएं मानी है जो आपसे पूछी जाती है। तो विनय पत्रिका ब्रज भाषा में भी पूछा जाता है कौन सी अवधि है, कौन सी ब्रज है, जिसमें आपके जितनी वली हैं सभी वली और विनय पत्रिका। जैसे रामाज्ञा प्रश्नावली, क्योंकि रामाज्ञा प्रश्नावली में विवाद है, उसे ब्रज भाषा में कहा जाता है, कहीं कहीं अवधि में भी मिलता है, तो इसके लिए नहीं, लेकिन जितनी वली हैं और विनय पत्रिका को लेके सब ब्रज भाषा में है। शेष जितने राम से शुरुआत होंगे सब वो आपके अवधि में मिलते हैं। इसमें रहीम के रस पंचाध्यायी, सूरदास के सूरसागर, सूरसलाली, साहित्यराली, कबीरदास की साखी, शबद रामायणी। इसमें तुलसीदास विनय पत्रिका किस कवि की रचना है, तो तुलसीदास की है। पूछ भी लिया जाएगा किस भाषा में, बहुत पूछा जाता, नहीं याद है, वहां से विनय पत्रिका, वहां से ब्रज, किस भाषा में रचित है, ब्रज भाषा में रचित है। इसके बाद आपका प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरोधार्थी शब्द कौन सा होगा, यानी कि विलोम छाटना है। नकली, प्रतिकूल, नियमित,
अन्याय। अब की बात तो टाइपिंग में बहुत गलत दिया गया है, इसमें आपको छांटना है। तो क्या है? अनुकूल का विलोम, अनुकूल का विलोम विरोधार्थी शब्द है। विपरीतार्थी होना चाहिए था, कौन सा है? नकली प्रतिकूल। अनुकूल का क्या होगा? प्रतिकूल होगा। इसके बाद आपका प्रश्न है कि निम्न वाक्यों में से किस भाग में त्रुटि है? मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच बोलता है। सदैव सच का कि मृत्यु के मुख में, कि जा रहा व्यक्ति का, कि बोलता है। तो इस शब्दों का चयन करना है। तो सदैव सच का जो है ये आपका क्या है? त्रुटिपूर्ण है। सही है। इसके बाद अगला चलते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या है। सही कहावत पहचानिए। नाम न जाने आंगन टेढ़ा, तो ये गलत है क्योंकि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। काम न जाने आंगन टेढ़ा, ये भी गलत है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने वादन टेढ़ा। इसमें सही क्या होगा? इसको सही शब्दों का चयन करना है। इसमें क्या होगा? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि लोकोक्ति और मुहावरे भी पढ़ना अनिवार्य है आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट आपको देखना है कि विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, तो उसी का चयन करना है। क्या? विचित्र, भिन्न, अनूठा, विलक्षण, रहस्यमय। इसमें आपको सही शब्दों का चयन करना है। तो देखना क्या है कि इसमें क्या सही होगा? भिन्न, अनूठा, विलक्षण। इसमें सबसे अलग समानार्थी क्या नहीं है? रहस्यमय। अगला प्रश्न हम देखते हैं। दिया गया है कि कुमार संभव के रचयिता हैं। तो कुमार संभव के रचयिता कौन है? संस्कृत से संबंधित रचना है। तो कुमार संभव कितनी? कालिदास की ऋतु संहार, मेघदूत, अभिज्ञा शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम। तो इस तरह से इनकी जो रचनाएं हैं, इन्हीं की रचनाओं से आपको लघुत्तरय का भी ज्ञान होता है कि हिंदी संस्कृत में लघुत्तरय किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की 3 रचनाएं हैं, रघुवंशम, मेघदूत और कुमार संभव। तो ये कुमार संभव किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न आपका 35वां है कि वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। महाराजा जनक जो महाराज जनक जो ब्रह्म ज्ञानी थे, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वह उनसे क्रम में लगाएं। महाराज जनक से कोई भूल हो गई, उन्हें क्या कहा गया कि इसका ऑप्शन ही नहीं नीचे बनाया गया है। इससे अगला चलते हैं क्योंकि इसमें राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना। इसमें वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति है, ब्याज स्तुति है, या ब्याज निंदा है, या विभावना अलंकार है। तो आपको इसमें अलंकार ढूंढना है। तो इसमें क्या किसका अलंकार है? ब्याज निंदा अलंकार है। नेक्स्ट अगले प्रश्न में चलते हैं। सुधिकार त्रियक बहुवचन दिए गए विकल्पों में क्या होगा? सुधिजन होगा कि सुधिजन होगा कि सुधियों होगा कि सुधिगण होगा। इसमें आपको सही शब्दों चयन करना है। तो आपको सही शब्द ढूंढना है। तो इसमें क्या प्रयोग होगा? जो जन त्रियक यानी कि बहुवचन का बोध कराएगा, तो सुधि जन होगा। अगर गण लगा देंगे या कोई भी ऐसे समूह वाले संबंधित लगाएंगे तो आपके गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो बस यहीं तक था। जो पिछला प्रश्न था उसमें गलती थी, इसलिए उसको हमने सॉल्व नहीं कराया क्योंकि क्रम से लगाना था। तो उस प्रश्न को देखने के बाद अब फिर से हम देखते हैं जो प्रश्न था। ये वाला तो महाराजा जनक से कोई भूल हो गई थी, मरने पर उन्हें यमलोक जाना। महाराज जनक से कोई भूल हो गई थी जिसे उन्हें मरने के बाद कहाँ जाना पड़ा था? मरने के बाद उन्हें यमलोक जाना पड़ा। वहां उनसे कहा गया कि नरक चलो। तो उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक वो प्रसन्नता पूर्वक
चले गए। महाराज जनक जो ब्रह्म ज्ञानी थे। एक मिनट। महाराजा जनक से कोई भूल हो गई थी, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा। वहां उनसे क्या कहा गया? नरक चलो। ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा कि महाराजा जनक जो ब्रह्मज्ञानी थे, उन्हें क्या फर्क पड़ता कि स्वर्ग और नरक में वे प्रसन्नता पूर्वक चले गए। यानी कि कहने का मतलब पहले नंबर पर ए, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे ये वाला आपका प्रश्न सही होगा। इस तरह से आपके सभी प्रश्न सॉल्व हुए। तो आप देखिए कि आपको किसके आधार पर आपके पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। तो ऐसे ही फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में भी आपको प्रैक्टिस से कराया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।